हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष निगम मैथ्स एंड इंग्लिश ट्यूटोरियल्स। आज हम एक्सरसाइज 5.3 दैट वाज अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन जो हमारा क्लास 10th का चैप्टर 5 चल रहा था उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 15 टू 20, राइट। सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 15। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी ये है कि क्वेश्चन बहुत इजी है, बट फर्स्टली द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट you should be able to understand the question properly। क्वेश्चन जो दिए गए हैं उनको समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, ठीक है। तो पहले उसे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, देन वी विल मूव फॉरवर्ड, राइट। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जॉब इज स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर अ डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट। यहां पर एक सिचुएशन दी गई है, ठेका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कंस्ट्रक्शन करने का, मान लो बिल्डिंग बनाने का, कुछ भी बनाने का, उसमें एक डेडलाइन दी जाती है कि 2 महीने 3 महीने इस डेट तक हमारा काम हो जाना चाहिए, पर्टिकुलर डेट तक। और उसके बाद अगर डिले होता है, डिले फॉर कंप्लीशन बियॉन्ड सर्टेन टाइम लिमिट, दिए गए समय के ऊपर अगर काम डिले होता है तो उसके लिए कंडीशन दी गई है कि कैसे पेनल्टी चार्ज होगी, ठीक है। वो ऐसे है कि ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, पहले दिन के लिए फाइन लगेगा 200 रुपए का। उसके बाद फॉर द सेकेंड डे इट विल बी 350, सेकेंड डे 250 रुपीज, सॉरी, फर्स्ट डे 200, सेकेंड डे 250 एंड थर्ड डे 300 रुपीज लगेंगे। मतलब क्या है, पहली शुरुआत 200 रुपए से होगी, उसके बाद 50-50 एवरी आने वाले दिन के साथ बढ़ता चला जाएगा। मतलब फर्स्ट टर्म क्या होगी 200, फिर 250, पहले दिन लेट होने पर 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300, चौथे दिन के लिए 350, 400, 450, 500 एंड सो ऑन। सो क्लियरली ये थी बन रहा है। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेसिंग डे being ₹50 more than the preceding day। पिछले दिन में जितनी पेनल्टी होती है उससे 50 रुपए अगले दिन बढ़ता चला जाएगा। तो बताइए कॉन्ट्रैक्टर को कितना पेमेंट करना पड़ेगा पेनल्टी के तौर पर आफ्टर डिलेइंग द वर्क 30 डेज। अगर वो कॉन्ट्रैक्टर 30 डेज का काम डिले कर दे, उसका काम डिले हो जाए, तो उसे कितना पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। So given penalty for each succeeding day is ₹50 more than the preceding day, therefore the penalties क्या होंगी, then penalties क्या होंगी देखा जाए तो फर्स्ट डे की होगी 200, सेकेंड डे की होगी 250, थर्ड डे की होगी 300, फोर्थ, ठीक है, फोर्थ डे की होगी 350 एंड सो ऑन, ठीक है। इस साइड की इस प्रकार की होती चली जाएंगी। समझ में आई बात, ठीक है। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे इस तरह से होता चला जाएगा। तो ये क्लियरली क्या है, एपी में है, ठीक है। 50-50 का कॉमन डिफरेंस है। ए इज इक्वल टू 200, डी इज इक्वल टू 250 माइनस 200 यानी कि 50, एंड एन इज इक्वल टू 30, क्योंकि कितने दिन का हमें निकालना है, 30 डेज की पेनल्टी निकालनी है, तो एन इज इक्वल टू 30 इज राइट। सो क्लियरली द मनी रिक्वायर्ड, तो कितने पेनल्टी के तौर पर कॉन्ट्रैक्टर को पे करने पड़ेंगे, इन सब का टोटल, ठीक है। मतलब S30 हमें निकालना पड़ेगा क्लियरली, क्योंकि पेनल्टीज ये पहले दिन का 200, 250, तो SN हमें यानी S30 निकालना पड़ेगा। तो if we delay for 30 days will be S30। So we know that Sn is equal to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d। Values put कर दी, S30 is equal to 30 upon 2, 2 into 200 plus 30 minus 1 into 50। So S30 is equal to 50, कैंसिल हो गया 2 से 30, so 15 आ गया, 2 into 200 आ गया 400 plus 29 into 50, 29 into 50 की वैल्यू आ गई 1450, 1450 प्लस 400 आ गया 1850, 15 एज इट इज है, 1850 into 15 यानी कि कितना आ गया, S30 is equal to
27,750, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे रुपीज 27,750 इफ ही डिलेड द वर्क। अगर वो इतना 30 दिन का काम डिले कर रहा है तो उसको इतना पेनल्टी के तौर पर चार्ज पे करना पड़ेगा। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So now students, let's proceed towards question number 16. Question number 16 में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं क्वेश्चन, then it would be easier for us to solve the question. क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला, a sum of 700 rupees is to be used to give 7 cash prizes of to students of a school their overall academic performance. किसी स्कूल में एकेडमिक परफॉर्मेंसेस के लिए ₹700 को, ठीक है, यूज करना है। 7 कैश प्राइजेस, 7 बच्चों को कैश प्राइजेस देने के लिए, उनके एकेडमिक परफॉर्मेंसेस के लिए, और ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। मतलब पिछले प्राइज से जो अगला प्राइस होगा वो 20 रुपीज कम होता जाएगा। मान लो अगर फर्स्ट प्राइस 100 है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं अपने मन से 100, तो सेकंड प्राइस होगा 100 माइनस 20 यानी कि 80, उसका अगला होगा 80 माइनस 20 60, लाइक दिस। 20 पिछले से 20 कम होता जाएगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। तो सारे प्राइजेस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। समझ में आया सभी को? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा? So here ₹700 is to be used to give 7 cash prizes. 700 का यूज हमें करना है 7 cash prizes डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। So let the value of first prize be ₹A. हमने A मान लिया, A है फर्स्ट की प्राइस। Then value of second prize, क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगला जो होगा पिछले से 20 रुपीज कम, so नेक्स्ट प्राइस होगा ₹A माइनस 20, ठीक है। और थर्ड प्राइस क्या होगा? पिछला, इसका पिछला प्राइस क्या कहला है? A माइनस 20, A माइनस 20 से भी 20 कम, तो A माइनस 20 माइनस 20, ठीक है, एंड सो ऑन। सो क्लियरली ये क्या बन रहा है? AP, ठीक है। सो thus we get an AP whose first term क्या है? फर्स्ट टर्म है A, तो A ही हो गया फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस D क्या हो गया? A2 माइनस A1, यानी A माइनस 20 माइनस A, माइनस A कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? माइनस 20। एंड ओवरऑल सभी प्राइजेस का सम कितना है? 700। तो S7 गिवन कहला गया 700। SN का फॉर्मूला यूज करेंगे हम। SN is equal to n/2 into 2a plus n minus 1 into d। तो S7 is equal to क्या होगा? n यहाँ पर n7 है, तो 7/2 into 2a, a हमें पता करना है, a ही तो मेन हीरो है, प्लस 7 minus 1 into d की जगह माइनस 20। S7 ऑलरेडी देखो बच्चों 700 दिया है, तो 700 पुट कर दिया, ठीक है। ये इधर चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई में, 2 into 700 into 2/7 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या बचा? 6 में से माइनस 20 का मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो माइनस 120, ठीक है। 7 से कैंसिल होगा 1, तो 100 आ जाएगा। 700 कैंसिल करेंगे तो 7 1 जा 100 into 2 200, 2a माइनस 120, माइनस 120 इस साइड ट्रांसपोज हो गया, तो क्या हो गया? प्लस 120। तो 200 प्लस 120 कितना आ गया? 320 इज इक्वल टू 2a। a इज इक्वल टू क्या आ गया? 320/2 यानी कि 160। तो a क्या आ गया? 160। a हमने क्या एज्यूम किया था? वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस की कीमत। सो द वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस कितनी आ गई? 160। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगला प्राइस जो होगा पिछले प्राइस से 20 रुपीज कम हो जाएगा। इसी हिसाब से वैल्यू ऑफ सेकंड प्राइस कितना होगा? पिछला प्राइस कितना है? 160 माइनस 20 यानी कि 140। फिर क्या है? वैल्यू ऑफ थर्ड प्राइस, पिछले प्राइस से 20 रुपीज कम, तो पिछला प्राइस कितना है? 140, तो 140 माइनस 20 यानी कि माइनस 20 यानी कि 120।
फिर वैल्यू ऑफ फोर्थ प्राइस, थर्ड प्राइस से 20 माइनस यानी कि 120 माइनस 20 यानी कि 100। फिफ्थ प्राइस में क्या होगा, फोर्थ प्राइस से 20 माइनस यानी कि 100 माइनस 20 यानी कि 80। फिर सिक्स्थ प्राइस का क्या होगा, फिफ्थ प्राइस से 20 कम यानी कि ₹80 माइनस 20 यानी कि 60। फिर सेवेंथ प्राइस क्या है, 60, सिक्स्थ प्राइस से 20 माइनस 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 40। सो इस प्रकार से 1 to 7 प्राइजेस निकल आए, इन सब का सम यू विल फाइंड एज 700। समझ में आ गया बच्चों क्वेश्चन? ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, सो प्लीज नोट इट डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। So now students, let's proceed towards the question number 17. क्वेश्चन नंबर 17 में भी क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा है। क्वेश्चन पहले समझ लेंगे, देन सॉल्यूशन विल बिकम वेरी इजी। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। एक स्कूल के बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने सोचा कि स्कूल के चारों तरफ, स्कूल के चारों तरफ प्लांट्स लगाते हैं एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। It was decided that, ऐसा डिसाइड किया गया कि the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying। ये डिसाइड किया गया कि हर सेक्शन में से उतने ही प्लांट किए जाएंगे जितने की जो वो क्लास होगी। और जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्लास 1 कितने ट्री प्लांट करेगी, 1, क्लास 2 प्लांट करेगी 2, क्लास 3 प्लांट करेगी 3, इसी प्रकार क्लास 12 प्लांट करेगी कितने, 12 ट्रीज। और देयर आर 3 सेक्शंस हैं, 3 सेक्शंस हैं, तो बताइए कितने प्लांट्स टोटल स्कूल में प्लांट किए जाएंगे। देखो हर क्लास के 3 सेक्शन है, यानी क्लास फर्स्ट में कितने प्लांट, एक सेक्शन में कितने प्लांट का प्लांट 1, सो 1 into 3। सेकेंड क्लास में जब आएगा 2 into 3, क्योंकि हर क्लास के हिसाब से उतने ही प्लांट करने हैं, सेक्शन कितने 3। थर्ड क्लास में 3 into 3, फोर्थ क्लास में 4 into 3, इसी के बाद 12 क्लास में क्या होगा 12 into 3। समझ में आया बात? बस इनका कुल मिलाकर अल्टीमेटली हमें सम ऑफ इनका एसएन निकालना होगा। 12 ट्रीज मतलब जितने भी क्लासेस में ट्रीज लगे हैं एपी निकालने के बाद। देखिए कैसे लिखने का तरीका क्या होगा समझना है, क्वेश्चन बहुत इजी है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, हर क्लास के 3 सेक्शंस, राइट। सो द नंबर ऑफ ट्रीज दैट आर प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ ट्रीज जो प्लांट करेंगे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 12 क्या होंगे रिस्पेक्टिवली। क्लास फर्स्ट के भी 3 सेक्शन है, क्लास फर्स्ट को कितने प्लांट करने हैं 1, इसलिए कितने 1 into 3। क्लास 2 के कितने सेक्शन है 3, लेकिन क्लास 2 को कितने प्लांट करने हैं 2 into 3। क्लास थर्ड में 3 प्लांट्स हैं और 3 सेक्शन है 3 into 3, सो ऑन। क्लास फोर्थ में कितने हैं 12 क्लास है और 3 प्लांट्स 3 अपने 12 प्लांट्स हो गए और 3 सेक्शन है 12 into 3। सो क्या बन गया, नंबर हमें क्या मिले 3, 6, 9 up to 36। Clearly it forms an AP, AP फॉर्म कर रहा है। Here the first term A is equal to 3 है, कॉमन डिफरेंस D is equal to 6 minus 3 यानी कि 3, और लास्ट टर्म भी 36, L is equal to 36। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर, ठीक है, अब इसको हम करेंगे सॉल्व, जिससे हमें n कि एक्चुअली में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। नहीं तो डायरेक्टली n पता होता तो निकाल देते, n निकालने के लिए हम इसका यूज करेंगे। an is equal to L is equal to 36, we know that, so a plus n minus 1 into d is equal to 36। a और d की वैल्यू हमने पुट कर दी, a is equal to 3 and d is equal to 3, ठीक है, 3 इधर आ गया तो 36 minus 3 is equal to 33, 3 अपान में आ गया 33 अपान 3 यानी कि 11, माइनस 1 इधर आ गया 11 प्लस 1 यानी कि 12। ठीक है, सो हेंस द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड, एन भी निकल आया, तो नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड कैसे बताएंगे, a1 a2 a3 अप टू an, तो मतलब Sn निकाल लो, Sn यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 12, S12 निकालने की जरूरत, यहाँ पर सीधे हम S12 निकाल लेंगे। ठीक है, तो S12 is equal to 12/2 into 3 plus 36,
इस फार्मूले से a प्लस एल, a की जगह है 3 और l की जगह है 36। 36 प्लस 3 हो गया 39, 39 और 2 से हो गया 16, 12/2 6 आ गया, तो 6 into 39 यानी कि 234। So there will be total number of plants 234 that's to be planted by the students from class 1st to 12th around that school. आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा और सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आई एम सीरियसली थैंकफुल टू माय सब्सक्राइबर्स जो वीडियोस को देख भी रहे हैं, लर्न भी कर रहे हैं, मैसेज करके मुझे अपनी बात भी कह रहे हैं। दे आर लेटिंग मी नो हाउ दे आर फीलिंग अबाउट इट। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग एंड कीप motivated and work hard so that I could work harder for you. Thank you so much. अब आप इसका आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, then after we will further continue the remaining questions. So now students, let's start question number 18. Question number 18 देखिए, इसमें बोल रहा है a spiral is made of successive semicircles with the center alternatively A and B starting with center A of radius 0.5. यहाँ पर एक डायग्राम भी दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि सक्सेसिव एक के बाद एक सेमी सर्कल का एक स्पाइरल बनता जा रहा है। पहले सेमी सर्कल में A रेडियस होता है, दूसरे सेमी सर्कल में B रेडियस होता है। सेमी सर्कल क्या? सर्कल का हाफ सर्कल इज सेड टू बी सेमी सर्कल, ठीक है। और जब पहले सर्कल की बात होती है तो उसकी रेडियस, पहले सेमी सर्कल की रेडियस होती है 0.5, फिर जब दूसरे की बात होती है तो 1.5, फिर जब तीसरे की बात होती है तो 2 एंड सो ऑन। इस प्रकार से मतलब 1.5 का इंक्रीमेंट होता चला जाता है। So what is the total length of such spiral? तो ये जो स्पाइरल बन रहा है इसकी टोटल लेंथ हमें फाइंड करनी है, ठीक है। और कह रहा है कि 13 कितने ऐसे 13 कंसेक्यूटिव स्पाइरल बन रहे हैं। ये 1, ये 2 और 3 ये फिगर में दिया हुआ है, ऐसे बनते चले जाएंगे 13, मतलब I13 तक की बात होगी, लाइक दैट, ठीक है। और हर में अल्टरनेटिवली फर्स्ट का A मतलब ये A सेंटर होगा और सेकंड का B, फिर थर्ड का A, फोर्थ का B, फिफ्थ का A, सिक्स्थ का B, अल्टरनेटिवली। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि अगर हमें सर्कल का अगर हमें पेरीमीटर निकालना हो या सरकमफ्रेंस निकालना हो, क्या होता है 2πr, और सेमी सर्कल का क्या होता है πr। तो इसका यूज करेंगे हम। तो लेंथ ऑफ स्पाइरल मेड अप टू 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स, तो 13 सेमी कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स का जो लेंथ क्या होगा स्पाइरल का, πr1 प्लस πr2 प्लस πr3 अप टू πr13। क्यों कि सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है πr। इसमें कितने सेमी सर्कल बन रहे हैं बच्चों 13। सो सबका अगर हम निकाल कर सम कर दें तो क्या आ जाएगा, टोटल निकल आएगा। तो r1 is 0.5, तो r1 फिर 1 ऐड टू पाई इंटू 1, फिर थर्ड में π0। तो इसी प्रकार, ठीक है, लास्ट में क्या हो जाएगा 13 इंटू 0.5 करके 6.5, ठीक है, समझ में आया। क्योंकि 1.5 ऐड करते चले जाएंगे तो 13th वाले में पाई इंटू 6.5 आ गया। तो ये क्या हो गया 0.5 पाई प्लस पाई प्लस 1.5 पाई प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। अब 0.5 पाई हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू 13, ठीक है। अब देखिए इतना कॉमन ले लिया तो ये क्या बचा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस अप टू 13। ये क्या बचा, यहां पर देखो 1 2 3 अप टू 13, ये क्या कर रहा है, ये एपी बना रहा है। इसके बाद आप यहां पर थोड़ा सा समझिए, ठीक है, ये एपी बना रहा है। a इज इक्वल टू क्या है 1, d इज इक्वल टू 2 - 1 एंड आल्सो ऐसा
इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 0.5 पाई से तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो ये है ये क्या है, दिस इज एन एपी। तो इसका अगर सम है तो मतलब सम ऑफ 13 टर्म्स, मतलब इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करेंगे तो S13 यानी 13 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 2 इंटू 1 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, ये चीज कर ये पुट कर दिया। तो क्या आ गया, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में बोला है कि आप क्या रखिए 22 अपॉन 7। तो 22 अपॉन 7 इंटू 5 अपॉन 10, कैसे 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं 5 अपॉन 10 प्लस 13 अपॉन 2, और ये क्या होगा 2 1 या 2 और 13 में से 1 माइनस वाला 12, 12 प्लस 2 कितना आ गया 14। अब 14 को कैंसिल किया, देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2 और 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। फिर 5 1 जा 5, 5 2 जा 7, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22। या कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने करना जरूरी समझा। तो यहां से हमें क्या बचा 11 और यहां से क्या बचा 13, बाकी सब कैंसिल आउट हो गया। So 11 into 13 कितना है 143। तो टोटल कितना आया 143 सेंटीमीटर ओवरऑल लेंथ ऑफ द एंटायर स्पाइरल 13 सेमी सर्कल्स का। समझ में आया सभी को? ठीक है बेटा, सो इसको भी आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन वी मूव फॉरवर्ड टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चंस। So now students, let's proceed towards the question number 19. क्वेश्चन नंबर 19 का क्वेश्चन है, एक सिचुएशन दी गई है 200 logs are stacked in following manner, 20 logs in bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it and so on. क्वेश्चन ये बोला कि टोटल नंबर ऑफ logs are 200 logs है, लकड़ी के गट्ठे, लकड़ी का एक काटा हुआ पूरा गोल कलर का, ठीक है, पूरा एक लकड़ी का एक बहुत बड़ा एक साइज के काटे गए हैं, 200 लॉग्स हैं। तो उनको इस तरह से सेट किया गया है कि पहले रो में 20 लॉग्स रखे गए इस तरह 20, उसके जस्ट ऊपर 19, फिर उसके ऊपर एक कम 18, फिर उसके ऊपर एक कम 17 एंड सो ऑन, जब तक कि पूरा मतलब सारे लॉग्स 200 नहीं लग जाते, मतलब एक एक लॉग कम होता चला जाता है। तब पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी रोज, कितने रोज लगेंगे 200 लॉग्स को इस प्रकार से अरेंज करने में, एंड हाउ मेनी रोज आर इन द टॉप रो, और टॉप रो में कितना लॉग आएगा, ठीक है, एंड विच वैल्यू इज मेन, यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए 20 19 18 17, so the number of logs stacked in each row forms a sequence 20 19 18 17 and so on, और लास्ट टर्म जो होगी इसकी ऐसे जाती जाएगी, वो एक्चुअली में क्या होगी, an को रिप्रेजेंट करेगी कि नहीं करेगी, nth टर्म, वो भी हमें निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसलिए लिख दिया कि ये चीज आपको ध्यान में रहेगी, लास्ट टर्म क्या होगी nth टर्म, ठीक है। AP, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, a इज इक्वल टू 20 एंड कॉमन डिफरेंस क्या है, d इज इक्वल टू a2 माइनस 7 एंड 19 माइनस 20 यानी कि -1। सपोज नंबर ऑफ रोज कितनी है n, मान लिया भाई n रोज है, रोज कितनी होंगी इसमें n होंगी, सो Sn इज इक्वल टू 200, क्योंकि नंबर ऑफ लॉग्स कितने हैं 200, तो मींस Sn इज इक्वल टू क्या माना जाएगा 200। Sn मींस n अपॉन 2 into 2a plus n minus 1 into d, to a की जगह 20 और d की जगह -1 पुट कर दिया, इज इक्वल टू 200, ठीक है। 2 इधर चला गया तो हो गया 200 into 2 इज इक्वल टू n into 20 into 2 40 माइनस, ये -1 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -n+1 हो जाएगा, n का अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो 40n माइनस n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 400, 200 into 2 400, 40n में से 40n और n ऐड हो गया, सेम साइन है, तो 41n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 400। सो अब इन दोनों को इस साइड ले गए तो देखिए 400 सेम साइन का, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0,
मिड टर्म स्प्लिटिंग चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस 400। तो इसको ब्रेक किया, 20 माइनस 25n माइनस 16n माइनस माइनस प्लस होता तो 41n हो जाएगा, और 25 इंटू 16 माइनस 25 और माइनस 16 को मल्टीप्लाई करिए तो आपको 400 मिल जाएगा। यही सिचुएशन कंडीशन होती है, वी हैव डन सो मेनी टाइम्स। सो देखिए ये हो गया स्प्लिट, तो इन दोनों में से n कॉमन आ गया तो n इंटू n माइनस 25, इन दोनों में से माइनस 16 कॉमन आ गया n माइनस 25, n माइनस 25 इसमें भी है, n माइनस 25 इसमें भी है, टोटल कॉमन यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर n बचा, यहाँ पर माइनस 16। सो अब या तो ये 0 होगा या ये 0, n माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। सो n इज इक्वल टू 25 और n इज इक्वल टू 16। दोनों नंबर ऑफ क्या है, n क्या था यहाँ पर, नंबर ऑफ रोज, दोनों प्लस में आए हैं तो भाई दोनों हो सकते हैं, अभी हम इनको डिनाई नहीं कर सकते, निगेटिव आता तो मना कर देते। So hence the number of rows is either या तो 25 होगी या 16। अब दोनों के अकॉर्डिंग हम n निकालेंगे। तो when n is equal to 16, जब n is equal to 16 है, a और d तो हमें पता है, so an मतलब लास्ट रो में कितने गट्ठे होंगे, कितनी लकड़ी के गट्ठे होंगे, ये पता लगाना है। जब n is equal to a plus n minus 1 into d, so 20 plus 16 minus 1 into minus 1, so 20 minus 15 is equal to 5। जब 16 होते हैं तब लास्ट में, मतलब 16 जब रो नंबर ऑफ रो 16 होते हैं तो लास्ट टर्म कितना रहा, 5, तो 5 होंगे। अब लेकिन 25 के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ n तो 25 भी आया, ठीक है। So an is equal to a plus n minus 1 into d, तो n की जगह 25 पुट करेंगे, 20 plus 25 minus 1 into d minus 1, so ये आ गया minus 24, तो 20 minus minus 4। लास्ट रो में या nth टर्म नॉट पॉसिबल कि नंबर ऑफ लॉग्स कैन नॉट बी 0, सॉरी निगेटिव तो हो ही नहीं सकते, निगेटिव पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर रीजन लिखेंगे, नंबर ऑफ लॉग्स कैन नॉट बी निगेटिव, नंबर ऑफ लॉग्स कभी भी निगेटिव हो ही नहीं सकते। हेंस द नंबर ऑफ रोज इज 16, इसलिए इसको कैंसिल करते हुए नंबर ऑफ रोज कितना होगा 16, एंड नंबर ऑफ लॉग्स इन द लास्ट रो या टॉप रो, लास्ट रो का मतलब टॉप रो, नीचे से स्टार्ट हो रही तो टॉप वाला लास्ट कहलाएगा, तो लास्ट रो में कितने होंगे 5, ये हो जाएगा हमारा अल्टीमेट आंसर, ठीक है। अब पूछ ये रहा है सेकंड चीज में हमसे, विच वैल्यू इज रिप्लिकेट इन पैटर्न ऑफ लॉग, ये जो इस प्रकार रखा जा रहा है ये आपको पैटर्न ऑफ लॉग क्या रिप्रेजेंट करता है ये बताइए। तो ध्यान से देखिए, द पैटर्न ऑफ लॉग शो स्पेस सेविंग, अगर सारे गट्ठों को आप इधर उधर फेंक दो 200 तो पूरा कितना बड़ा प्लॉट कवर कर लेंगे। तो सबसे पहली बार इनको अरेंज करने से क्या फायदा हुआ, दे आर स्पेस सेविंग, ये जगह बचा रहे हैं, एंड क्रिएटिविटी के साथ देखने में भी अच्छा लग रहा है कि एक के बाद एक ऐसे पिरामिड जैसा बना हुआ, बिल्कुल एक जैसा रखा हुआ, इट्स क्रिएटिविटी भी शो कर रहे हैं, और रीजनिंग इसकी क्या है, दे आर वेल बैलेंस्ड, ये नहीं है कि गिर जाएंगे, दे आर फुली वेल बैलेंस्ड, एक को एक सिस्टमैटिक तरीके से एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं। तो एक्चुअली ये रीजनिंग ऑफ बैलेंसिंग एज वेल एज क्रिएटिविटी के साथ साथ स्पेस को भी बचा रहे हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी को, ठीक है। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। देन वी विल मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड एक्सरसाइज। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स फिनिश द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड एक्सरसाइज। ये क्वेश्चन भी सिंपल है, बस इतना बड़ा दे दिया गया है समझने के लिए, सिचुएशन देने के लिए कि हाउ टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। पहले हम सिचुएशन समझते हैं, then the question will not look that difficult to you. In a potato race में a bucket is placed at the starting point. ये मैंने एक मेरा बहुत शानदार बकेट का फिगर बनाया है, प्लीज उस पर हंसिएगा मत। ये एक बकेट है, ठीक है, और कह रहा है कि पोटैटो रेस, और इसके बाद क्या है 10 पोटैटोज रख दी गई हैं, ठीक है। जो फर्स्ट पोटैटो है, क्वेश्चन ने बोला है वो बकेट से 5 मीटर की डिस्टेंस पर है, बाय ये जो 5 मीटर की मीटर शो कर 5 मीटर की डिस्टेंस पर है बकेट से, और उसके बाद की जो रिमेनिंग पोटैटोज हैं ये इस फर्स्ट वाली जो अपनी
पोटैटो है, इसके बाद इससे 3 मीटर डिस्टेंस पर है, 3 3 इससे 3 3 3, मतलब फर्स्ट के बाद सब 3 3 3 मीटर के डिस्टेंस पर इस स्ट्रेट लाइन में रखी हुई है। अब कंपटीशन क्या होता है, कंपटीटर क्या करता है, बकेट के पास से भागना शुरू करता है। सबसे पहले पोटैटो को उठाता है और वापस लौट कर आकर इसमें डालता है, फिर वो वापस जाता है, इस वाली को उठाता है, इसमें डालता है, फिर आगे जाता है, फिर तीसरी वाली को उठाता है, फिर वापस आता है, फिर चौथी, फिर पांचवी, अप टू 10th वापस आता है। एट लास्ट हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ उसने कितना दौड़ी, वो कंपटीटर कितना भागा। एक बात ध्यान से समझना बेटा, पहली पोटैटो को लेने के लिए 5 गया और 5 लौट कर भी आया, तो 5 + 5 यानी 5 जितना जाता है उतना वापस आता है, तो 5 × 2, ठीक है। फिर जब इसके लिए जाएगा तो 5 + 3 कितना जाएगा, 8, ठीक है। सो 8 × 2 हो जाएगा। जब इसके लिए जाएगा तीसरी वाली के लिए 5 + 3 8, 8 + 3, ठीक है, 8 + 3 11, फिर वापस आएगा 11 × 2, जितना जाएगा उतना वापस आएगा। तो उस हिसाब से हम सीरीज बनाएंगे। समझ में आई बात? तो देखिए कैसे, द डिस्टेंस रन बाय द कंपटीटर टू पिक अप द फर्स्ट पोटैटो, सेकंड पोटैटो, थर्ड पोटैटो। फर्स्ट पोटैटो के लिए देखिए 5 गया 5 आया, तो 5 × 2 हो गया। फिर दूसरी के लिए इसको कितनी ट्रेवल करनी है, 5 + 3 8 मीटर, तो 8 जाएगा 8 आएगा, तो 2 × 5 + 3, ठीक है। फिर थर्ड पोटैटो के लिए फिर इतना जाना है, 3 + 3 5 11, तो 2 × 3 + 5 + 3 + 3 रिस्पेक्टिवली। सो क्या बन गया, 10 16 22 and 28 so on। सो क्लियरली ये क्या है, 80 में है, इसका फर्स्ट टर्म a = 10 है और कॉमन डिफरेंस d = 16 - 10 = 6। अब हमें टोटल कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है वो फाइंड करना है, मतलब इसका सम ऑफ n टर्म्स SN फाइंड करना है। n = 10 क्योंकि 10 पोटैटोज है, तो बस sum of first 10 terms is given by SN = n/2 × 2a + n - 1 × d। तो sum of first 10 terms SN = 10/2, क्योंकि नंबर ऑफ पोटैटोज कितनी है 10, तो 2 × 10, a की वैल्यू 10 है, प्लस n - 1 10 - 1 × d की जगह 6 हो गया। n/2 तो 5 × 20 प्लस 9 × 6, 9 × 6 हो गया 54, तो 54 + 20 हो गया 74, 74 × 5 यानी 370। तो ये मीटर में चल रहा है। Hence the total distance the competitor has to run is 370 meter, and that will be the answer. So the students, now chapter arithmetic progression is finally completed along with this exercise. ये थोड़ा सा लॉन्ग एक्सरसाइज के साथ साथ लॉन्ग चैप्टर भी था, देयर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर अ लॉट। सो हमने सारे क्वेश्चंस कवर किए एनसीईआरटी बुक के, ठीक है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बहुत से बच्चों ने फर्दर डिमांड की है कि सर एनसीईआरटी के अलावा हमें एडिशनल क्वेश्चन ही फ्यूचर में कराएं। नो प्रॉब्लम, दैट विल बी डन। मैं प्रॉमिस करता हूँ इन अपकमिंग डेज में आई नीड टू गो थ्रू सो मेनी क्लासेस as per my channel guideline, but I will definitely promise you कि मैं आने वाले दिनों में फ्यूचर में इसमें आर.डी. शर्मा के भी और अदर रेफरेंस बुक्स के भी सिलेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर की उसकी भी सीरीज बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। सो आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स। प्लीज अप्रिशिएट माय चैनल बाय लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग इट। सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें, एंड डू वर्क हार्ड, कीप सपोर्टिंग मी so that my channel could get grown and so that I could do more, I could get more and more out of your self motivation and self motivated to perform more better videos for you. That way, thank you so much, have a nice day, take care, Radhe Radhe, see you in the next video.